वेलकम बैक दोस्तों। सेकेंड डे के सेशन के प्रैक्टिकल सेशंस का हम आगाज़ करने चलते हैं। हमने थ्योरेटिकल लेक्चर में देखा कि टैक्सेबल इनकम क्या होती है, क्योंकि जो इनकम टैक्स का जो सोल है वो टैक्सेबल इनकम है। वो कौन सी आमदनी होगी जिसके ऊपर टैक्स लगेगा, और सरकार ने उस चीज़ को जस्टिफाई डिफरेंट 5 हेड्स के अंदर किया हुआ है। उस 5 हेड के अंदर उस हर हेड की डिफरेंट कैटेगरीज बनाई गई हैं। जैसे कि सैलरी, अगर सैलरी है, एक बंदा या तो सैलरी ले सकता है, या वो बिजनेस कर सकता है, या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है, या उसको किसी इनकम, या उसको कोई कैपिटल गेन हुआ है, या अगर इन चारों हेड में कोई इनकम नहीं आ रही तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ गई। तो ये 5 हेड हैं जिसके ऊपर आपका टैक्स चार्ज किया जाता है, और इस चीज़ को हम सेक्शन 114 के अंदर जस्टिफाई करते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया और आज भी बता रहा हूँ, इनकम टैक्स की जो रिटर्न होती है उसके अंदर हमने दो चीज़ें जस्टिफाई करनी होती है। एक अपना सोर्स ऑफ इनकम आपने बताना होता है, और आपका टैक्सेबल इनकम के किस किस सोर्स से आपको इनकम जनरेट हुई। और वो सारी चीज़ें कैसे पता चलती हैं? टैक्सेबल इनकम से पता चलती हैं। 114 के अंदर हमने अपनी टैक्सेबल इनकम को जस्टिफाई करना होता है, और फिर उस इनकम से आने वाली वेल्थ को जस्टिफाई करना होता है वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर, जो कि सेक्शन 116 जिसको डील करता है। आप लोगों को पहले सेशन से भी बताया, आज भी बार बार बता रहा हूँ कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो कॉम्बिनेशन है सेक्शन 114 का और सेक्शन 116 का। आज हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और ऑपरेटिव पार्ट दिखाने जा रहे हैं, आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसके ऊपर सारी डिस्कशन है। वो ये कि हम अपनी इनकम को प्रैक्टिकली कैसे जस्टिफाई करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं FBRIRS के पोर्टल की तरफ, और आपको प्रैक्टिकल वे की तरफ इस चीज़ को लेके चलते हैं। तो दोस्तों, ये एक हमारे पास एक पोर्टल ओपन हो चुका है VR का। लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि किसी का अगर पोर्टल नहीं जनरेट हुआ हुआ तो उसका आपने सबसे पहले पोर्टल जनरेट करना है। जब आप पोर्टल जनरेट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेशनल टैक्स पेयर नंबर मिल जाएगा, जिसे हम NTN कहते हैं। अब वो NTN तो आपका बन जाएगा, लेकिन आपका स्टेटस जो है FBR के अंदर, वो फाइलर तब तक शो नहीं होगा जब तक कि आप अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर देते, और रिटर्न के साथ आप एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट ATL का चालान जमा नहीं करवा देते, जो कि 1,000 रुपये का हो। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 2025 की जो रिटर्न है उसका टाइम पीरियड 1 जुलाई से लेके सरकार ने हमें फिल वक्त दिसंबर, बेसिकली तो प्रैक्टिकली नवंबर दिसंबर तक जाता है, लेकिन अभी जो हमारी डेडलाइन है वो अक्टूबर तक की है। तो अभी हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं। ये एक पोर्टल मेरे पास ओपन है, जहाँ से छोड़ा था कल हमने वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे दोस्त मुझसे ये सवाल करते हैं कि रिटर्न किस तरह फाइल करें, या रिटर्न के लिए पेज कैसे हो। कल मैंने आपको ऊपर वाले टैब का इंट्रोडक्शन दिया था, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन है, डिक्लेरेशन है, एसेट डिक्लेरेशन है। आप इनकी वर्डिंग पे जाएंगे तो आपको, अगर तो आप बुक वर्म है या बुक से दिलचस्पी रखते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न या इनकम टैक्स से वही बंदा मुस्तफीद हो सकता है जिसको बुक से प्यार हो, जिसको पता हो कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस किस तरह पढ़ना है। और जो आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है, इसको पढ़ना भी एक आर्ट है, क्योंकि इसमें जगह जगह रेफरेंसेस हैं। आपको अपनी बुक को शफल करना पड़ता है उसके पेजेस को। तो आज क्या हम स्टार्ट करते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आपको NTN जनरेट करना लास्टली बता दिया था। पोर्टल जनरेट करेंगे तो आपका NTN नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगा। तो अब आते हैं रिटर्न की तरफ। अब हम सबसे पहले इस डिक्लेरेशन के पार्ट में जाएंगे, सेकंड नंबर पे। डिक्लेरेशन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, हमारे लेफ्ट साइड पे 4 से 5 तरह के कॉलम आ जाएंगे। ये देखें, एक आया रिटर्न एंड स्टेटमेंट ओरिजिनल सिंप्लीफाइड, यानी कि ये वो रिटर्न है, ये बेसिकली फॉर्म्स ओपन हो जाते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग कहते हैं ये फॉर्म तो कहीं हमने देखे नहीं, या बहुत सारे स्टूडेंट्स के जहन में आएगा। तो दोस्तों, कुलीग्स, आप लोग जब इनकम टैक्स रूल्स 2002 पढ़ेंगे तो आपको जितनी भी इसकी वर्किंग है वो आपको प्रैक्टिकल नज़र आएगी, और आपको ये अंदाज़ा होगा कि बुक से अलग कोई चीज़ नहीं है। प्रैक्टिकल नॉलेज जितना भी है वो सारा बुक के साथ इंटरलिंक्ड है। प्रैक्टिकल और बुक अलग अलग चीज़ें नहीं, प्रैक्टिकल और बुक एक ही चीज़ें हैं। अच्छा, चले लेफ्ट साइड पे हम आते हैं। ये देखेंगे आप, रिटर्न एंड स्टेटमेंट्स की तरफ आएंगे। ये सिंप्लीफाइड वेज में है। रिटर्न एंड स्टेटमेंट एक और ऑप्शन आ गया। रिटर्न एंड स्टेटमेंट रिवाइज में आ गया। एक्सटेंशन एप्लीकेशंस आ गई।
रिवीजन एप्लीकेशंस आ गई। बेसिकली होता क्या है, अच्छा अब आपने ये देखा होगा ये दोनों सेशन एक जैसी हैं। रिटर्न एंड स्टेटमेंट, रिटर्न और स्टेटमेंट ओरिजिनल, और एक में सिंप्लीफाइड लिखा है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है आप लोगों के जहन में आएगा। जो सिंप्लीफाइड वे है इनकम टैक्स के अंदर, एफबीआर ने ये किया है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई इंसान है, उसकी इनकम सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की है, तो वो इस फॉर्म को ओपन कर सकता है जिसके ऊपर मेरा कर्सर मौजूद है। अगर वो इंसान जिसकी इनकम सिर्फ, जिसकी नॉर्मल रिटर्न आती है विजिट, यानी कि सिर्फ बिजनेस है, एक्सक्लूडिंग बिजनेस, जिसको एक्सक्लूड कर रही है बिजनेस को, या वो इंसान जिसको, अब ये देख रहे हैं इसके आगे लिखा हुआ भी है, अगर आपने टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न देनी है। तो ये बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, आपने इन ग्लिचेस में नहीं जाना। मैं आपको अपना पर्सनल फेवरेट जो फॉर्म है वो ओपन करता हूँ, जिसके अंदर आपको हर चीज़ जस्टिफाई होगी। आपने ये रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल वाले फॉर्म पे क्लिक करना है, लेफ्ट साइड पे टैब पे। उसके बाद ये जो सेकंड वाला है, नॉर्मल रिटर्न, जिसके ऊपर लिखा हुआ है इंडिपेंडेंट AOP/COY, का मतलब होता है कंपनी, आपने इसको सिलेक्ट करना है। टैक्स ईयर 2025 नहीं करेंगे, टैक्स ईयर 2024 करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास सर्चिंग में बहुत देर ले रहा है, इसको दोबारा से ओपन करते हैं रिटर्न में 2024 पे। अच्छा, ये जब 2025 पे ये देखें, जब मैंने क्लिक किया इधर, तो 2025 का मतलब है 1 जुलाई 2024 से 30 जून 2025 तक का। आप इसको भी ओपन कर सकते हैं, 2024 को भी ओपन कर लेते हैं। चलिए हम लेट्स सपोज इसी को ओपन करते हैं। इंटरनेट इशू है, इसको रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आपको एक ये चीज़ भी बताता चलूँ, ये जो जुलाई का महीना होता है ना, तो इसमें आपकी जो वेबसाइट है वो मेंटेनेंस के अंदर भी चली जाती है। उसकी वजह यह है कि बहुत सारी चीज़ें अपडेट्स में जा रही होती हैं। अच्छा, बहुत सारी चीज़ों में ना आपको सिस्टम को समझने में, क्योंकि ये सिस्टम आप लोगों के लिए नया है, समटाइम्स आपको ब्राउज़र भी चेंज करना पड़ता है। तो हम अपने ब्राउज़र को चेंज कर लेते हैं ताकि इस तरह का जो सिचुएशन है उससे हम निकल सकें। बहुत सारे टेक्निकल एरर्स आ जाते हैं, उन टेक्निकल एरर्स को दूर करने के लिए हम ब्राउज़र्स को भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये ऐसी वेबसाइट है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। तो ये जो छोटी छोटी टेक्निकलिटीज़ होती हैं इनसे कभी भी घबराते नहीं हैं, इसको बल्कि फेस करते हैं। तो इसको मैं इधर से ओपन कर लेता हूँ दूसरे टैब पे, और फिर आपके साथ में उसकी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये हमारी जूम मीटिंग यहाँ पे। आप सब दोस्तों को माइक्रोसॉफ्ट एज का पेज शो हो रहा है? अगर हो रहा है तो अपने आप ज़रा हैंड रेस कर लें ताकि मैं इस चीज़ को स्टार्ट कर सकूं। जी ठीक हो गया। अब इसी तरह करते हुए डिक्लेरेशन में हम जाएंगे, रिटर्न्स में हम जाएंगे, नॉर्मल रिटर्न की तरफ जाते हैं, इसको हम नीचे ले जाते हैं। ये देखें 2024 मैंने जैसे इधर क्लिक किया, इधर टैक्स ईयर आ गया 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024 तक। अच्छा, आप लोगों के, बहुत सारे लोगों के जहन में आ रहा होगा कि मैं 25 की रिटर्न ही क्यों नहीं फाइल कर रहा, 24 की रिटर्न क्यों फाइल कर रहा हूँ। एक जनरल व्यू आ जाता है ना, क्योंकि अभी तो 25 की रिटर्न देखें, अभी 25 की अगर मैं रिटर्न फाइल करूंगा ना, तो मेरा स्टेटस एक्टिव नहीं होगा। मेरा स्टेटस एक्टिव होगा 4 महीने बाद जाके। इस चीज़ को जहन में रखें, हमने सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्पज़ अपना
रिटर्न जमा करानी नहीं होती, हमारा पर्पस अपने स्टेटस को एक्टिव करना भी होता है। अगर मैं 25 की रिटर्न करूंगा तो मैं उसका एटीएल का चालान नहीं दे पाऊंगा। एटीएल के चालान जो है वो तभी बन सकता है जब मैं 24 की रिटर्न दूंगा। जैसे ही मैं 24 की रिटर्न दूंगा, 24 की रिटर्न का एटीएल दूंगा, मेरा जो नाम है वो विद इन 8 आवर्स जो है स्टेट फाइलर फाइलर की कैटेगरी में आ जाएगा। अगर मैं 25 की रिटर्न फाइल करूंगा तो मेरा जो स्टेटस है वो 4 महीने बाद जो है वो अपडेट होगा। तो इस चीज़ के लिए मैंने 2024 के टैक्स देखे, इधर टैक्स पीरियड को सिलेक्ट किया, इधर उस शख्स का आईडी कार्ड नंबर आ गया, टैक्स पीरियड को जैसे ही सिलेक्ट किया, इसको कंटिन्यू पे किया, मेरे सामने एक ये पेज स्टार्ट हो गया, ओपन हो गया। अब इस पेज को आपने बहुत ही गौर से देखना है। इस पेज के अंदर आप देखेंगे, ये यहाँ से पेज स्टार्ट हो रहा है, टैक्स ईयर 2024 1141 114, एक रिटर्न ऑफ इनकम फाइल वॉलंटरी फॉर कंप्लीट ईयर, सेव सबमिट प्रिंट क्लोज। अच्छा, मैं वो चीज़ें नहीं बताऊंगा जो कि चीज़ें आप लोगों को समझ आने वाली हैं। ये देखें, अब इधर एक डाटा का पोर्टल है, जैसे डाटा पे क्लिक है तो जो मैंने आपको आज सोर्स ऑफ इनकम्स पढ़ाई, अगर आप गौर करें कि वो पांचों सोर्स ऑफ इनकम आपको यहाँ पे हेड ऑफ इनकम्स जो है नज़र आ रहे होंगे। ये देख रहे हैं, सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। नज़र आ रहे हैं सब लोगों को? हैंड रेज करें, मुझे बताएं ज़रा। ठीक हो गया। अब देखें, इस सैलरी के ऊपर क्लिक हुआ हुआ है, जैसे ही सैलरी के ऊपर क्लिक हुआ तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन स्टार्ट हो गया, इनकम फ्रॉम सैलरी। जैसे ही मैंने किया पे वेजेस। अच्छा, पहले हम लेफ्ट साइड वाले को देख लेते हैं, ये इसके ऊपर वाले को। अच्छा, क्योंकि मैंने ऐसा फॉर्म सेलेक्ट किया जिसके अंदर मैं एक इंडिविजुअल पर्सन की रिटर्न भी फाइल कर सकता हूँ, एक एओपी की रिटर्न भी फाइल कर सकता हूँ, और एक कंपनी की रिटर्न भी फाइल कर सकता हूँ। मैंने इसलिए आपको एक बड़ी चीज़ दिखाई है, क्योंकि बड़ी चीज़ दिखाने का ये पर्पज़ होता है कि आप बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों को देख लेते हैं। मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इनकम सैलरी पर्सन के हद तक रिस्ट्रेंट नहीं रखा, मैंने आपको सिर्फ बिजनेस इनकम तक रिस्ट्रेंट नहीं रखा, बल्कि मैंने आपको डिफरेंट व्यूज़ में देखा है। तो इस वजह से जो है करके मैंने ये आपको चीज़ें दिखाई हैं, ये बड़ा जो है एक रिटर्न दिखाया है। अच्छा, अब ये देखें, आपको इधर नज़र आएगा अमोर्टाइजेशन। अगर कोई आपकी फाइनेंस से दिलचस्पी है या फाइनेंस से आपका बैकग्राउंड है तो आपको आइडिया होगा अमोर्टाइजेशन क्या होती है, डेप्रिसिएशन क्या होती है, मिनिमम टैक्स क्या होता है। अब जैसे जैसे मैं इन पे क्लिक करता जा रहा हूँ, देख रहे हैं नीचे मेरे पास जो ऑप्शंस हैं वो चेंज होते जा रहे हैं, डेप्रिसिएशन, मिनिमम टैक्स, ऑप्शन आउट ऑफ पीटीआर, पेमेंट सेक्शंस, कंपनी डायरेक्टर्स, अटैचमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर और इनकम टैक्स रूल्स के अंदर मिलेंगी। बशर्ते यही, आप इस चीज़ में तभी ट्रेन हो पाएंगे जब आप इन चीज़ों को गौर से समझ के पढ़ेंगे। और आपको जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे आपको ये अंदाज़ा होता जाएगा कि कोई भी चीज़ बुक से अलग नहीं है, हर चीज़ बुक के अंदर मौजूद है। तो जैसे ही हमने सैलरी के ऊपर क्लिक किया, इनकम फ्रॉम सैलरी पे आए हम, तो इधर देखें, मैं इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर रेम्यूनरेशन, ये देखें, पे वेजेस और अदर रेम्यूनरेशन इंक्लूडिंग एरियर्स ऑफ सैलरी। मैं इधर अपनी सैलरी अगर डाल दूं, लेट्स सपोज मैंने आपसे कहा था 4 लाख तक की सैलरी एग्जेम्प्ट होती है, मैं इधर आपसे डाल देता हूँ 4 लाख 1 हज़ार, 4 लाख 1 रुपए। इसको जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा, आप इस सैलरी के ऊपर आ रहे हैं। अब ये देखें, सैलरी की इनकम है तो आपने इन खाने के अंदर जस्टिफाई करनी है, प्रॉपर्टी की इनकम है तो आपने इधर जस्टिफाई करनी है, अगर बिजनेस की इनकम है तो आपने इस जगह पे जस्टिफाई करनी है। ये आपको थर्ड सेशन में इन चीज़ों को डिटेल में बताएंगे, इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। अगर कैपिटल गेन है तो आपने इधर जस्टिफाई करना है, कौन सा गेन लॉन्ग टर्म है, कौन सा गेन शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट हेड्स हैं। अदर सोर्सेज के अंदर आएंगे तो हमने बताना है कितनी रिसिप्ट्स और कितने डिडक्शंस हैं। फॉरेन सोर्स इनकम, एग्रीकल्चर फॉरेन सोर्स कौन सा है, फॉरेन सोर्स हमने बताना होगा, जैसे कि इंटरनेशनली अगर आपकी कोई फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है, अगर वो है, क्या वो जस्टिफाइएबल है, क्या वो एग्जेम्प्ट है। ठीक है, उन सारी चीज़ों का हमने बताना होगा। एग्रीकल्चरल इनकम, अच्छा, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसकी जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो एग्जेम्प्ट है, ये चीज़ आप अपने जहन में रखें। पाकिस्तान की के अंदर एग्रीकल्चरल इनकम एग्जेम्प्ट है। अब मेन चीज़, ये देख रहे हैं, ये सारा जो पार्ट है ये 114 का है, और ये जो नीचे 116 वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट स्टार्ट हो जाता है। टैक्स चार्जेबल में जैसे ही मैं जाता हूँ, इधर देखें आपको डिडक्टेबल अलाउंस, टैक्स चार्जेबल, टैक्स रिडक्शन, टैक्स क्रेडिट, कैपिटल एसेट,
फाइनल फिक्स एडजस्टमेंट कंप्यूटेशन। जैसे ही मैं कंप्यूटेशन के ब्लॉक पे आता हूँ तो इधर मेरा टैक्स ज़ीरो शो करता है। हमेशा जो आपका टैक्स होता है वो यहाँ पे, ये एडमिटेड इनकम टैक्स यहाँ पे भी शो हो जाता है और आपको ऊपर भी आ जाता है। अब मैं अपनी सैलरी बढ़ाता हूँ। मैं सैलरी जैसे ही अपनी 4 लाख की बजाय इसको 7 लाख कैलकुलेट करता हूँ। जैसे ही मैं 7 लाख में जाऊंगा, टैक्स चार्जेबिलिटी में कंप्यूटेशन के अंदर जाऊंगा, आप इधर देख रहे हैं नॉर्मल इनकम टैक्स ये मेरे ऊपर कितना शो कर रहा है, 2500 रुपीज़। टैक्स चार्जेबल कितना होगा, 2500 रुपीज़। और ये देख रहे हैं एडमिटेड इनकम टैक्स मेरे ऊपर कितना आ रहा है। एडमिटेड इनकम टैक्स का मतलब कि मैं खुद कितना एडमिट कर रहा हूँ। इसी तरह अब आपको सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास का पर्पस आपको एक ओवरव्यू देना था, और इस ओवरव्यू के बाद हम इसको डिटेल में स्टडी कल करेंगे। आज आपको इधर प्रॉपर्टी के बारे में भी, आज मैं एम्प्लॉयमेंट के पेज के ऊपर जाके ये सैलरी में इसको ख़त्म करता हूँ। इसको ज़ीरो किया, कैलकुलेट। अब इसी तरह मैं प्रॉपर्टी के ऊपर रिसिप्ट एंड डिडक्शन में जाता हूँ। रेंट रिसीव मैं इधर कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 10 लाख। इसको जैसे ही मैं कैलकुलेट करूंगा, आज की जितनी मेरी डिस्कशन है, ये देख रहे हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी उसने 10 लाख शो नहीं की, उसने 8 लाख शो किया है। अब इस 8 लाख के ऊपर मेरे ऊपर टैक्स कितना लगा, इधर कंप्यूटेशन में हम आएंगे। इस 8 लाख के ऊपर मेरे ऊपर जो टैक्स आया वो 15,000 रुपये टैक्स आया। ठीक है। अब इसी तरह मैं प्रॉपर्टी की इनकम को ज़ीरो करता हूँ। इसी तरह ये कैरी ऑन चलता जाएगा। आई थिंक प्रैक्टिकल सेशन क्योंकि होना चाहिए, तो इसको मैं ज़्यादा लिंगर ऑन नहीं करता। आज का प्रैक्टिकल सेशन यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, और आप लोगों के क्वेश्चंस लेता हूँ। जी, किसी का कोई अगर क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है मेरे से क्वेश्चन। आई एम ओपन फॉर क्वेश्चन फॉर 5 मिनट्स ओनली, क्योंकि हमारी जूम की क्लास का जो सेशन है वो हम सिर्फ और सिर्फ 30 मिनट का सेशन कर सकते हैं। जी, किसी का कोई क्वेश्चन हो। सर आपने डिविडेंड बताया इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में, डिविडेंड और सेम है, और अकोमुलेटेड, ये क्या लिखा है आपने, अकोमुलेटेड प्रॉफिट। देखें, डिविडेंड इज समथिंग एल्स, अकोमुलेटेड प्रॉफिट इज समथिंग एल्स। अकोमुलेटेड प्रॉफिट तो आपको किसी भी चीज़ से हो सकता है, लेकिन जो डिविडेंड है, डिविडेंड आपको शेयर के ऊपर मिलता है। ठीक है। शेयर किस तरह होगा, मिसाल के तौर पे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड हैं। अब डिविडेंड बेसिकली ये किराए को कहते हैं जो आपको शेयर के ऊपर मिलता है। आप ये चीज़ जस्टिफाई रखें। ठीक है। डिविडेंड और एकुमुलेटेड प्रॉफिट, एकुमुलेटेड प्रॉफिट तो ये होता है, एकुमुलेटेड प्रॉफिट तो आपको प्रॉफिट ऑन डेट पे भी मिल सकता है। हम इधर इस्लाम से निकल के एक रैशनल बात करते हैं। आपने किसी को पैसे दिए कि जनाबे वाला आप मेरे 10 लाख रुपए लो, आप साल कारोबार करो, जो कारोबार से रकम बचेगी, जो प्रॉफिट होगा वो आपने मुझे देना है, उसका 40% देना है मुझे। वो जो प्रॉफिट आएगा वो भी तो एकुमुलेटेड प्रॉफिट की डेफिनेशन में जाएगा। लेकिन डिविडेंड क्या होता है, डिविडेंड आपके एक स्पेसिफाइड शेयर के ऊपर जो रेंट होता है उसको डिविडेंड कहते हैं। इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये कौन है, जैनब, आप डिविडेंड की डेफिनेशन पढ़ लें। आप डिविडेंड की डेफिनेशन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर भी पढ़ सकती हैं, और कंपनीज एक्ट 2017 के अंदर भी पढ़ सकते हैं। जी, किसी और का कोई सवाल हो। अगर आज किसी का कोई सवाल नहीं है तो आई थिंक कि आज के इस लेक्चर्स को या आज के सेशन को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और इसके बाद इस सेशन में अगर आपसे के कोई भी क्वेश्चन आपके जहन में आ रहा है तो आप उस क्वेश्चन को ग्रुप के अंदर मैं ओपन करवा देता हूँ अपनी एडमिन साहिबा को कह के। इंशाल्लाह इसको कल स्टार्ट करते हैं। आप अपने क्वेश्चंस जो हैं इंशाल्लाह लिखते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का आपको रिप्लाई भी देंगे और आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में उसका जवाब भी देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़ सेकंड डे के लिए।